हेलो एवरीवन। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जो कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पर ट्रस्ट मी, अगले कुछ मिनटों में हम लोग ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस कहानी शुरू होती है 1848 में। फ्रेडरिक सूरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने एक विजन देखा था। उसने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज बनाई जिसमें उसने एक यूटोपियन विजन दिखाया। यूटोपियन मतलब एक ऐसी आइडियल सोसाइटी जो रियलिटी में एग्जिस्ट करना मुश्किल है। उसने इमेजिन किया कि पूरी दुनिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक में बदल चुकी है, जहां सभी लोग डिस्टिंक्ट नेशंस में ग्रुप्ड हैं और उनकी पहचान उनके फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम से हो रही है। लेकिन ये विजन हकीकत में बदला कैसे? चलिए चलते हैं हम फ्लैशबैक में। यूरोप में नेशनलिज्म की पहली क्लियर एक्सप्रेशन आई 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। उस टाइम फ्रांस एक एब्सोल्यूट मोनार्क के अंदर था, पर रिवॉल्यूशन ने सोवरेनिटी को मोनार्क से छीनकर फ्रेंच सिटीजन के हाथ में दे दी। एंड रिवॉल्यूशनरीज ने लोगों में यूनिटी लाने के लिए कुछ चेंजेस किए, जैसे उन्होंने ला पैट्री और ले सिटोयन जैसे आइडियाज को इंट्रोड्यूस किया। पुराने रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को हटाकर एक नया फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग चुना गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हटा दी गईं और वेट्स और मेजर्स का यूनिफॉर्म सिस्टम भी लाया गया। फिर एंट्री होती है एक हीरो की, या आप उसे विलन भी कह सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आप उसे कैसे देखते हैं। हम बात कर रहे हैं नेपोलियन की। नेपोलियन ने आते ही डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर दी, पर एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत इफिशिएंट बना दिया। वो 1804 में सिविल कोड लाया, जिससे नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। इसने बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस खत्म कर दिए और इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश की। शुरू में तो बाकी यूरोप के लोगों ने फ्रेंच आर्मीज को हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी माना, पर जल्द ही ये खुशी गुस्से में बदल गई। क्यों? क्योंकि टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगा दी गई थी और लोगों को जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया जा रहा था। अब मिड 18th सेंचुरी के यूरोप का मैप आज जैसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ कोई नेशन स्टेट्स नहीं थे। सोसाइटी मेनली 2 हिस्सों में थी। फर्स्ट अरिस्टोक्रेसी, ये जमीन के मालिक थे, इनके पास पावर थी, पर नंबर में ये बहुत कम थे। सेकंड इज पीजेंट्री, ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी जो खेती करते थे। पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक नया ग्रुप इमर्ज हुआ, द न्यू मिडिल क्लास। ये एजुकेटेड और लिबरल लोग थे और इन्होंने ही नेशनल यूनिटी का आइडिया पॉपुलर किया। इनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ और फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल था 1834 में बना ज़ोल्वेरिन, जो कि एक कस्टम यूनियन था जिसने ट्रेड पर लगे टैरिफ बैरियर हटा दिए और करेंसीज को 30 से घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। पर 1815 में गेम पलट गया। ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। उसके बाद इन्होंने साइन की ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि 1815 में हुई थी। इनका गोल था यूरोप में वापस पुराना कंजर्वेटिव ऑर्डर और मोनार्कीज को लाना। उन्होंने सेंसरशिप लगा दी ताकि कोई उन्हें क्वेश्चन ना करे। इस रिप्रेशन से बचने के लिए लिबरल नेशनलिस्ट्स अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू कर दी। ऐसे ही एक फेमस इटालियन रिवॉल्यूशनरीज थे, गिउसेप्पे मज़ीनी। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नाम की सोसाइटीज बनाई ताकि मोनार्क से लड़ सके और इटली को यूनिफाई कर सके। उससे कंजर्वेटिव्स इतना डरते थे कि मैटरनिच ने उसे द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर कहा था। अब आता है 1830 से 1848 का टाइम, जिससे एज ऑफ रिवॉल्यूशंस कहते हैं। जुलाई 1830 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुई और बर्बन किंग्स को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लाई गई। ये देखकर मैटरनिच ने फेमसली कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। इसी टाइम ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुई, जो 1821 में स्टार्ट हुई थी। आखिर में 1832 की ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया। नेशनलिज्म सिर्फ वर्ड से नहीं आया, इसमें कल्चर का भी बड़ा रोल था, जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं। रोमांटिक आर्टिस्ट्स और पोएट्स ने रीजन और साइंस को क्रिटिसाइज किया और इमोशंस, मिस्टिकल फीलिंग्स और फोक कल्चर पर फोकस किया ताकि एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज बन सके। एग्जाम्पल के लिए, पोलैंड जब रशिया के कंट्रोल में था तो उन्होंने अपनी पॉलिश लैंग्वेज और म्यूजिक को नेशनल रेजिस्टेंस का वेपन बनाया। 1848 आते आते यूरोप में हंगर एंड हार्डशिप फैल चुकी थी।
खाने की कमी और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोग पेरिस की सड़कों पर आ गए। दूसरी तरफ एजुकेटेड मिडिल क्लास ने भी रिवॉल्ट शुरू कर दिया और इसी सब के चलते वहाँ के किंग को भागना पड़ा। अब यहाँ जर्मनी में भी मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन ने मिलकर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाई, जिससे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहते हैं। पर मोनार्कीज और मिलिट्री ने इस अटेम्प्ट को दबा दिया। और हाँ, इस पूरे मूवमेंट में वुमेन ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए थे, पर फिर भी उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिले। 1848 के बाद नेशन बिल्डिंग का तरीका बदल गया। अब कंजर्वेटिव्स ने खुद स्टेट पावर बढ़ाने के लिए नेशनलिज्म का यूज किया। अब हम लोग यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। सो फर्स्ट है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली प्रशिया ने। इसके आर्किटेक्ट थे उनके चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, जिन्होंने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद ली। 7 साल में 3 वार्स लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ, और इन्हें जीतने के बाद यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। जनवरी 1871 में प्रशियन किंग विलियम I को जर्मनी का एम्पायर डिक्लेयर कर दिया गया। अब आते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली पर। तो इटली पहले 7 स्टेट में बटा हुआ था। यूनिफिकेशन के इस मूवमेंट को लीड किया चीफ मिनिस्टर काउंट कैवर ने। उन्होंने फ्रांस के साथ एक क्लेवर डिप्लोमेटिक अलायंस किया और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को नॉर्थ में हराया। वहीं साउथ में ग्यूसेप्पे गैरिबाल्डी और उनके आर्म्ड वॉलंटियर्स ने पीजेंट्स की मदद से स्पेनिश रूलर्स को भगा दिया। फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल II यूनाइटेड इटली के किंग बन गए। नेक्स्ट इज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का केस अलग है क्योंकि वहाँ कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुई थी। ये एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था। इंग्लिश पार्लियामेंट ने 1688 में मोनार्की को पावर से हटा दिया। फिर 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन की वजह से उन्होंने स्कॉटलैंड पर अपना इन्फ्लुएंस इम्पोज कर दिया। बाद में आयरलैंड को भी वॉयलेंटली 1801 में यूनाइटेड किंगडम में फोर्सिबली इंक्लूड कर लिया गया। इस नए ब्रिटिश नेशन की कल्चर बाकी सब पर इम्पोज कर दी गई थी। अब गाइस, एक इंसान का फेस बनाना तो आसान है, पर एक नेशन को फेस कैसे दें? इसके लिए आर्टिस्ट ने कंट्रीज को फीमेल फिगर्स के रूप में पर्सनिफाई किया, जिन्हें हम एलेग्री कहते हैं। फ्रांस में इस एलेग्री का नाम था मैरियाने, जो लिबर्टी और रिपब्लिक का सिंबल थी। और जर्मनी में इस एलेग्री का नाम था जर्मेनिया, जो ओक लीव्स का क्राउन पहनती थी, क्योंकि जर्मन ओक हीरोइज्म का सिंबल होता है। लेकिन चैप्टर के एंड तक आते आते ये जो प्यारा सा नेशनलिज्म था वो इंपीरियलिज्म में बदल गया। कंट्रीज अब और ज्यादा टेरिटरी चाहती थी। सबसे बड़ा टेंशन शुरू हुआ एक रीजन में जिसका नाम था द बाल्कन्स। ये रीजन ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, पर उसके टूटने पर यहाँ बहुत एक्सप्लोजन हुआ। हर बाल्कन स्टेट्स एक दूसरे से जलने लगे और एक दूसरे का जमीन चाहते थे। अब इस आग में घी का काम किया यूरोपियन पावर्स ने, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी ने। इन्होंने इस रीजन पर कंट्रोल पाने के लिए राइवलरी शुरू कर दी। इन राइवलरीज के चक्कर में सीरीज ऑफ वार शुरू हो गई और आखिर में यही कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बन गया। नेशनलिज्म ने इंपीरियलिज्म के साथ मिलकर यूरोप को एक मैसिव डिजास्टर की तरफ धकेल दिया। तो ये था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के उन रोमांटिक और आज़ाद आइडियाज से लेकर जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन तक और आखिर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ट्रेजेडी तक। अगर आपको ये स्टोरी फॉर्मेट पसंद आ गया होगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।